जयदेव गुप्ता एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। कुछ साल पहले उनके इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठा कम होने लगी थी, जिसका कारण था उनकी स्कूल में गिरता जा रहा शिक्षा का स्तर। पेरेंट्स और मैनेजमेंट को ज़्यादातर शिकायतें शिक्षकों से थी, जैसे कि शिक्षक स्कूल में वक्त पर नहीं आते, छात्रों पर गुस्सा होकर उन्हें कड़ी सजा करते हैं, बार बार छुट्टियां लेते हैं, पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और स्कूल के आचार्य को भी सहयोग नहीं देते। अनुभवी मैनेजमेंट बात की गंभीरता के समझ गया। मैनेजमेंट निष्कर्ष निकाला कि स्कूल के आचार्य शिक्षकों से अच्छा काम करवाने में और अनुशासन बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। मैनेजमेंट ने उस आचार्य का तबादला अन्य स्कूल में कर दिया और दूसरे आचार्य को उनके स्थान पर लाया गया। नए आचार्य श्री पटेल साहब को सभी शिक्षक अच्छी तरह से जानते थे। पटेल साहब के लिए तो ये स्कूल और इसका सारा माहौल बिल्कुल नया था, लेकिन उन्होंने यहाँ आने से पहले ही इस स्कूल के बारे में सारा जायज़ा ले लिया था। पटेल साहब पहले वाले स्कूल में अपने कड़क अनुशासन और व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ सारी व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाती थी। पर इस स्कूल में क्या होगा? पटेल साहब ने अपने पहले ही दिन स्कूल के सभी शिक्षकों की मीटिंग बुलाकर एक अद्भुत काम किया। उन्होंने सारे शिक्षकों से उनकी समस्याओं के बारे में क्या हल निकाला जा सकता है, यह जानने के लिए 11 शिक्षकों की एक कमेटी का गठन किया। बस उनका यह एक कदम काफ़ी था। शिक्षकों को एहसास हुआ कि ये आचार्य साहब ही वह इंसान हैं जिन्होंने हमारे बारे में सोचा। पटेल साहब ने क्या नया किया? उन्होंने शिक्षकों के साथ दोस्ती से शुरुआत की। वह एक एक करके सभी शिक्षकों से दोस्ती भी निभाते गए और कड़क हाथों से काम भी निकलवाते रहे। थोड़े ही दिनों में स्कूल के शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार आया। शिकायतों के स्थान पर स्कूल की काफ़ी प्रशंसा होने लगी और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा सिर्फ वापस ही नहीं मिली, उसमें 2 गुना बढ़ोतरी भी हुई। यह सब कैसे हुआ? क्योंकि नए आचार्य ने दोस्ती से शुरुआत की और ये दोस्ती सिर्फ दिखाने की नहीं थी, उसमें गहराई और सच्चाई भी थी। पटेल साहब तो आज रिटायर्ड हो चुके हैं, पर उनके हाथों तैयार हुए शिक्षक दोस्ती से शुरुआत करने की उनकी परंपरा का आज भी पालन करते हैं। अगर आचार्य ने गुस्सा या विरोध से काम लिया होता तो शायद शिक्षकों का विरोध और असहयोग और भी बढ़ जाता। फिर तो आचार्य का काम और भी मुश्किल हो जाता, लोहे के चने चबाने जितना। लेकिन आचार्य ने सबसे पहले शिक्षकों के विरोध को जाना और उसे मिटाने के लिए चतुराई से काम लेकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मैं तो इसी तरीके से काम करना सीख गई हूँ और मुझे ये दोस्ती वाले अंदाज में ही मज़ा आता है। दोस्ती का ये सिद्धांत हर जगह काम आता है। देश विदेश में सेमिनार और ट्रेनिंग के कार्यक्रमों के लिए मैं घूमती रहती हूँ, इसलिए नए नए लोगों के साथ काम करना पड़ता है। हर जगह सामने वाला ही मेरे अनुकूल हो जाए यह संभव नहीं है। मैं हमेशा दोस्ती से ही शुरुआत करती हूँ, फिर वह चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या होटल हो, मेरे कार्यक्रम के आयोजक या फिर सरकारी अफसर हों, हर जगह दोस्ती के सिद्धांत से मेरे सारे काम आसान हो जाते हैं। कभी एयरपोर्ट पर चेक इन टाइम से थोड़ा लेट हो जाऊं या कभी कार्यक्रम की तारीख बदलने के लिए आयोजकों का विरोध हो या कभी होटल में सेवा संबंधित शिकायत हो, इन सारे कामों में मैंने दोस्ती से शुरुआत करके हालात को अपने पक्ष में किया है।
इसलिए कहती हूँ कि एक काम हमेशा करें, जिससे काम निकलवाना हो उसे दोस्ती का एहसास करवाएं, उसे महसूस करवाइए कि आप उसके दोस्त हैं। हमारी पारिवारिक समस्याओं में भी रिश्तों के अभिमान से ज़्यादा दोस्ती का व्यवहार अच्छे परिणाम देता है। आप जानते हैं कि दोस्त के अधिकार फलक कितना बड़ा होता है। दोस्त सुझाव दे सकता है, दोस्त मदद कर सकता है, ले सकता है, दोस्त डांट सकता है, दोस्त सच्ची बात हमारे मुंह पर कह सकता है जो शायद हमारे रिश्तेदार भी नहीं कह पाते। दोस्ती से क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि आपकी शुरुआत दोस्ती से होगी तो सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है। वो शांति और चैन से आपके साथ अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात कर सकता है। अपनी समस्या के बारे में आपसे बात कर लेने के बाद वो आपको सहयोग देने के लिए रजामंद हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसके दोस्त हो, शुभेच्छक हो, दुश्मन नहीं। हमारे देश में पंजाब और कश्मीर में सालों तक आतंकवाद पनपता रहा। अलग अलग सरकारों ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए अपने अपने तरीके से कदम उठाए। घरों में छुपकर बैठे आतंकवादियों को शहर में ढूंढने के लिए जब भी कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया, तब सब स्थानीय लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया था और खून खराबा भी काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन से पहले तंत्र ने स्थानीय लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया और दोस्ती से शुरुआत की थी। लोगों ने भी इस दोस्ती को निभाते हुए आतंकवादियों को पकड़ने में काफ़ी मदद की थी। उसकी मदद से कई सारे आतंकवादी पकड़े गए थे। जब हम दोस्ती से शुरुआत करते हैं तो सामने वाले इंसान को एक तरह की सलामती का एहसास होता है। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में इस नियम का बहुत सुंदर और मार्मिक रूप से मूल्यांकन किया गया है। कोई एक नहीं लेकिन कई सारे प्रसंगों में मुन्ना भाई इस सिद्धांत का उपयोग करता है। विरोध के लिए भी उसने इस शस्त्र का अच्छा उपयोग किया है और उसे नाम भी कितना सुंदर दिया है, गांधीगिरी। फिल्म रिलीज होने के बाद कहीं पर भी कोई असहयोग या विरोध के रूप में मित्रतापूर्ण व्यवहार करता था तो उसे भी गांधीगिरी कहा जाने लगा था। अगर आपने वो फिल्म ना देखी हो तो एक बार ज़रूर देखिए। मेरे पास कई माता पिता ऐसी शिकायत लेकर आते हैं कि उनके जवान बेटा बेटियां संस्कार बिगड़ रहे हैं, भविष्य में क्या करना है इसका उन्हें पता ही नहीं है। परिवार में किसी के साथ कुछ बात ही नहीं करते, बस फेसबुक में ही लगे रहते हैं। पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं और घर पर हो तो मोबाइल पर और दोस्तों के साथ देर तक बातें करते रहते हैं। कितना ही कह लो उन पर हमारी बात का कोई असर ही नहीं होता। क्या हम आपको सलाह मशवरा के लिए उन्हें लेकर आ सकते हैं? मैं उन माता पिता को कहता हूँ कि काउंसलिंग की ज़रूरत आपके बच्चों को नहीं लेकिन आपको है। आपके बच्चे आपकी बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि आप दोस्ती से बात नहीं करते। वो अपने दोस्तों के साथ ही इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि आप उनके दोस्त नहीं बन पाए। अगर कभी दोस्त बने भी हैं तो सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए या उन्हें सलाह देने के लिए। उस दोस्ती में कोई गहराई नहीं होती। अगर आप सचमुच उनके दोस्त बनेंगे तो वो खुद सामने से आपको सहयोग देंगे। आपको उनसे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। बच्चों की गलत आदतों के लिए उन पर गुस्सा करने से या पूरे दिन घर का माहौल तंग रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शेफाली इस बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। वो अपने बेटे की हमेशा टीवी देखते रहने की आदत से परेशान हो गई थी। उसने अपने बेटे ध्रुव को कई बार टीवी देखने की आदत छोड़ने के लिए कहा, उसे धमकाया, उस पर गुस्सा किया, लेकिन नतीजा कुछ ना हुआ।
अब उसने अलग तरीके से बात शुरू की। उसने दोस्ती की राह अपनाई। उसने ध्रुव के साथ ऐसी बातें करना शुरू किया जैसी बातें उसके दोस्त करते थे। उसने बातों का विषय बदल दिया। वो मम्मी के बदले दोस्त बनकर ध्रुव से बातें करती थी। उसने सलाह देना बंद कर दिया। गुस्से के बदले मजाक मस्ती शुरू कर दी। ध्रुव को किन किन बातों में तकलीफ है ये जानने की कोशिश की और एक दोस्त की तरह मदद की। अपने और ध्रुव के बीच की उम्र की दूरी को मिटा दिया। 4-5 महीने ध्रुव के साथ सिर्फ ऐसा व्यवहार किया। एक दिन ध्रुव ने शिकायत करते हुए कहा, मम्मी पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा होमवर्क रहता है कि पूरा ही नहीं कर पाता। बेटे की बात सुनकर तुरंत ही शेफाली ने कहा, बेटे होमवर्क तो बढ़ता ही जाएगा। अगर तू खुद थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर ले तो तेरा होमवर्क भी खत्म हो जाएगा और वक्त भी बचेगा। तुम देख लो कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा वक्त चला जाता है। बस उसी वक्त ध्रुव को पता चला कि उसका ज़्यादातर वक्त टीवी देखने में ही चला जाता है। टीवी देखने का अब कोई मतलब नहीं। धीरे धीरे टीवी देखना काफ़ी कम हो गया। अगर ध्रुव की मम्मी उसकी दोस्त ना बनती तो ये संभव हो पाता? मम्मी ने अगर अपना गुस्सा चालू रखा होता तो ध्रुव टीवी देखना कभी बंद करता? अगर शेफाली के गुस्से के कारण बंद भी कर लेता तो मम्मी के प्रति उसका व्यवहार कैसा होता? हमारे यहाँ एक कहावत बहुत प्रचलित है जो याद रखने जैसी भी है। जूठन के ढेर के बदले गुड़ का छोटा सा ढेला मक्खियों को अपनी ओर ज़्यादा खींचता है। अगर हमारे अंदर मिठास होगी तो लोग खुद ब खुद हमारी ओर खींचे चले आएंगे। हम कई लोगों को अपना बना पाएंगे, उनका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। लोग तो सहयोग देने के लिए तैयार ही हैं, बस हमारी मिठास कम पड़ जाती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके घर परिवार के बुजुर्ग आपको सम्मति नहीं दे रहे हैं, आपको सम्मति की आवश्यकता है, तो सबसे पहले उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करिए। सम्मति मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। बिक्री बढ़ाने के लिए भी ये नियम उतना ही उपयोगी साबित होगा। सेल्समैन कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलकर ग्राहक को अपने प्रोडक्ट के लिए सहमत करने का प्रयास करता है। आखिर माल की बिक्री ना होने पर वो थक कर शिकायत करने लगता है कि बाजार में मंदी है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट या सेवा की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो आज से ही इस सिद्धांत का उपयोग करिए। अपने संभावित ग्राहक के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार की शुरुआत करिए और उस मित्रता को निभाइए। इस मित्रता की बाय प्रोडक्ट से आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। मैं ऐसे कई बीमा एजेंटों को जानता हूं जो कभी भी अपना बीमा बेचने की बात नहीं करते, लेकिन जो भी मिलता है उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यवसाय अच्छी तरह चलता रहे। दोस्तों, ये सिद्धांत सामान्य संजोगों में तो काम करता ही है, पर जब लोगों का विरोध हद से ज़्यादा बढ़ गया हो तब भी यह सिद्धांत काम आता है। मित्रता के ब्रह्मास्त्र के सामने सारे हथियार नाकाम हो जाते हैं। बस इतना याद रखिए कि दोस्ती का नाटक नहीं करना है, सचमुच के दोस्त बनना है।